नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। देश की राजधानी में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में बुधवार को कोविड के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को कोरोना के 6,028 केस और सोमवार को 5,760 केस सामने आए थे। कोरोना संक्रमण दर 10.59% हो गई है। वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 38,315 है और यहां 24 घंटे में कोरोना से 29 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,710 पहुंच गया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 7,498 केस सामने आए हैं। कोरोना का कुल आंकड़ा 18,10,997 पहुंच गया है। एक दिन में 11,164 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि कुल आंकड़ा 17,46,972 है और 24 घंटे में 70,804 कोरोना टेस्ट हुए हैं, जबकि टेस्ट का कुल आंकड़ा 3,46,47,47,550 पहुंच गया है। होम आइसोलेशन में 28,733 मरीज हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 2.11% है और रिकवरी दर 96.46% है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 43,662 और कोरोना डेथ रेट 1.42% है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार देखा जा रहा था कि बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों कमी आने के मामले शुरू हो गए थे। एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हुई है, 7,000 को भी पार कर गए हैं कोरोना के नए मामले। ऐसे में लगातार जिस तरीके से लोगों के बीच जो लापरवाही बरतने का मामला सामने आता नजर आ रहा है, लोगों के अंदर जो भय समाप्त होता नजर आ रहा है, और सरकारों के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक सबब है, क्योंकि सरकारों के द्वारा भी अब ये कहा जाने लगा है कि अब कोई कड़े नियम नहीं बनाए जाएंगे लोगों को, क्योंकि दिक्कत हो रही है। ऐसे में जो नियम चल रहे हैं इनमें ही ढील देने की संभावना और हो सकती है। तो ऐसे में एक बार फिर से मामले जिस तरीके से बढ़ने लगे हैं, क्या कहती है दिल्ली? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले आ रहे हैं क्योंकि पहले जो देखा जा रहा था लगभग कैसे थे रविवार से जो आंकड़े देखने को मिले थे, वो घटते हुए नज़र आ रहे थे। यानी 5,000 के करीब आ चुके थे। उसके बाद में सोमवार को यही आंकड़ा बढ़ गया और उसके बाद में जो मंगलवार की बात करें तो लगभग 6,000 से ज़्यादा के आंकड़े हो चुके। मगर आज की बात करें तो लगभग 24 घंटे के अंदर जो 24 कैसे थे 7,000 से ज़्यादा के आंकड़े यानी 7,498 मामले आ चुके हैं, जिसमें 29 लोगों की जो है वो मौत भी हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें ठीक होने वाले की संख्या की भी, वो भी कहीं न कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 11,000 जो मरीज़ थे, वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। डीडीएमए की टीम भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश करती नज़र आ रही है। वो उसी को लेकर कहीं न कहीं अब जनता भी कहीं न कहीं लापरवाह होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो आंकड़े हैं, वो दोबारा से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार अभी और सख्ती करना नहीं चाहती है, क्योंकि जितनी सख्ती चल रही है, उतनों में ही कहीं न कहीं लोगों को सहयोग देना होगा। मगर यहाँ पर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारी जो हैं, वो इस सहयोग से कहीं न कहीं संतुष्ट ज़रूर है, आंकड़े ज़रूर घटते हुए नज़र आए, मगर व्यापारियों को कहीं न कहीं इससे राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जी। राजीव, अगर कंटेनमेंट जोन का जिक्र करें तो 43,662 कंटेनमेंट जोन है दिल्ली में। ऐसे में इन कंटेनमेंट जोन के लिए सरकार के द्वारा किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं? क्योंकि जो देखने को मिला था, जो दूसरी लहर थी, कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाते थे उसमें बेहद सख्त नियम और कानून लागू होते थे। वहां पर जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था लगाई जाती थी बैरिकेडिंग कर करके, और वहां पर पुलिस प्रशासन भी तैनात किए जाते थे ताकि किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति बाहर कंटेनमेंट जोन से ना निकलने पाए। ऐसे में अब क्या माहौल है, ये जो 43,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है दिल्ली में उनके?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 43,000 जो कंटेनमेंट ज़ोन बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, उनके अंदर अभी इतनी सख्ती नहीं है जो दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी। लगातार लोगों को कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, मगर अब इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं है और लगातार यही कोशिश भी की जा रही है कि लगातार कहीं न कहीं जो कंटेनमेंट ज़ोन है, उनके आंकड़े भी घटते हुए नज़र आए। मगर यहाँ पर 43,000 जितने जिस तरीके से आंकड़े हैं, उसको घटाने के लिए दिल्ली सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है। यहाँ तक कि वैक्सीन की प्रक्रिया की बात करें वो भी बढ़ाई जा रही है, लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो भी बढ़ाई जा रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं, वो दोबारा से जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की चिंताएँ बनती नज़र आ रही है और आज इसी को लेकर एक डीडीएमए की तरफ से बैठक की जाएगी, जिसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से सख्ती की जाएगी या फिर क्या कहते हैं ऑड इवन को लेकर जो मार्केटों के अंदर ऑड इवन लगाया गया, जिससे व्यापारियों को राहत नहीं मिल रही है, क्या उसको हटाया जाएगा? ये नहीं आज डिसाइड होगा। मगर ये बात करें डीडीएमए की बैठक के अंदर क्या रणनीति बनाई जाएगी आगने वाले दिनों के लिए और आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं दोबारा से, उनको घटाने के लिए क्या किस तरीके की परिस्थिति बनानी होगी, ये आज बैठक में डिसाइड किया जाएगा, जिसके अंदर डीडीएमए के अधिकारी होंगे और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के नेता भी शामिल होंगे और किस तरीके से क दिल्ली के अंदर कंट्रोल करना है का आंकड़ों को, वो भी ज़रूर देखना होगा। जी। बिल्कुल राजीव, ये आपने बहुत अहम बात बताई है। जिस तरीके से डीडीएमए की एक बैठक आज होनी है और उपराज्यपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डीडीएमए की जो बैठक है, वो उपराज्यपाल के द्वारा की जाएगी और लगातार इसके अंदर दिल्ली के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर कहें स स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो। अरविंद केजरीवाल ज़रूर दिल्ली के अंदर नहीं है, मगर शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो भी जुड़ सकते हैं इसके अंदर। से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें, तो वो ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं। मगर लगातार कहीं न कहीं रणनीति को कंट्रोल करने के लिए उपराज्यपाल की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से दोनों तरफों से कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर यानी पिछले 48 घंटों के अंदर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे ज़रूर चिंताएँ बनती नज़र आ रही है और देखना होगा इस बैठक से कितने बड़े नतीजे सामने निकल के आएँगे या फिर जो व्यापारियों के लिए राहत वाली बात होनी चाहिए थी, यानी कि कंटेनमेंट जो कहते हैं ऑड इवन को हटाने के लिए, यहाँ तक कि वीकेंड कर्फ्यू हटाने के लिए क्या उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को मानेंगे या फिर हटाएँगे, ये आज बैठक के अंदर ही डिसाइड हो पाएगा। मगर जिस तरीके से आंकड़े दोबारा से बढ़ रहे हैं, उससे ज़रूर चिंताएँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जी। बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अगर देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें, तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मामले जो आए हैं वो 7,000 को भी पार कर गए हैं और मंगलवार का अगर जिक्र करें तो मंगलवार को कोरोना के 6,028 केस आए थे और सोमवार को 5,760 केस सामने आए थे। जबकि पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो पिछले 24 घंटे में 7,498 केस सामने आए हैं और कोरोना का कुल आंकड़ा अब 18,10,997 पहुंच गया है। एक दिन में 11,164 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि कुल आंकड़ा अब 17,46,972 है और 24 घंटे में 70,804 लोगों की कोरोना टेस्ट भी हुई है। तो कोरोना के मामलों में जिस तरीके से एक बार गिरावट दर्ज की गई थी दिल्ली में, लेकिन एक बार फिर से वही अब बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के लिए एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है और आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है डीडीएमए की, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल करेंगे और सरकार के इस बैठक में सरकार के तमाम नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा ऐलान किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ताकि सिद्धू का अहंकार टूटे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस बयान से साफ हो गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बिक्रम सिंह मजीठिया सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और हरसिमरत कौर के भाई हैं। 15 जनवरी को ही कांग्रेस ने अपनी पहली 86 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम था। नवजोत सिंह सिद्धू वर्तमान में अमृतसर पूर्व से विधायक भी हैं। आम आदमी पार्टी ने अमृतसर पूर्व से जीवनजोत कौर को से चुनाव लड़ा रहेंगे। बता दें कि लंबी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने जगपाल सिंह अबुल खुराना को मैदान में उतारा है।
पंजाब की लंबी विधानसभा अकाली दल के संरक्षक प्रशांत सिंह बादल का गढ़ माना जाता है और 1997 से लगातार प्रकाश सिंह बादल यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 117 में से 112 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक 109 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतर रही है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा ऐलान किया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ताकि सिद्धू का अहंकार टूटे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस बयान से साफ हो गया कि बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बिक्रम सिंह मजीठिया सुखबीर सिंह बादल के साले हैं, आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बिक्रम सिंह मजीठिया का जिक्र किया है अकाली दल ने और ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सामने वो चुनाव में उतरेंगे सामने, और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि दरअसल वो नवजोत सिंह सिद्धू का अहंकार तोड़ने के लिए बिक्रम सिंह को उनके सामने खड़ा करेगी। देखिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो अमृतसर से, जहां से उनके अमृतसर पूर्वी थे, जहां नवजोत सिंह सिद्धू लगातार लड़ते आ रहे हैं, उनका गढ़ माना जाता है या फिर क्या है उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड। लगातार वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और लगातार वहां से जीतते हुए आए हैं। और ऐसे में अगर वहां से कोई और, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि बिक्रम सिंह मजीठिया अगर वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरे अगर वहां से जीत जाते हैं तो सीधे तौर पे एक ये बहुत बड़ा करारा जवाब होगा नवजोत सिंह सिद्धू को। क्योंकि अगर हम जैसा सबको पता है कि लगातार मजीठा से बिक्रम सिंह मजीठिया इलेक्शन लड़ते आए हैं, वहां से लगातार जीतते हुए और अभी वहां के करंट विधायक भी हैं। ऐसे में लास्ट मोमेंट, क्यों देखिए अगर हम काउंट्स करते हैं दिन के कुछ बहुत थोड़ा समय रह गया है, नॉमिनेशन फाइलिंग्स के दिन चल रहे हैं और ऐसे में बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक आके इलेक्शन कहीं और जाके इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। अब ये रिस्क अकाली दल लेने के लिए तैयार भी हो गया। अब ये देखना होगा कि इसका पॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों ही बहुत बड़े चेहरे। अगर हम कहें कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जहां अमृतसर से लड़ रहे हैं, तो वही बिक्रम सिंह मजीठिया भी उन्हीं के बराबर के दर्जे के हैं। अगर हम कहें कि दोनों ही एक बहुत बड़ी टक्कर हमें अमृतसर पूर्वी में देखने में मिल सकती है। अब सवाल ये है कि लोग किसे चुनती है, क्योंकि एक लंबे समय से वहां के विधायक अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू है, पर अगर वहां पे लोगों ने उनको नहीं चुना तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रधान है और फिर अगर वहां से जीत के नहीं आते हैं तब एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम कह सकते हैं झटका कांग्रेस को लगता है। क्योंकि देखिए लगातार अब तक कोई सीएम चेहरा नहीं अनाउंस हुआ है, पर सीएम चेहरे के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम कहें कि आज राहुल गांधी भी पंजाब में आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आज शायद वो अपनी तरफ से सीएम चेहरा अनाउंस कर जाए, और अगर नहीं करके जाते फिर ये क्लियर हो जाएगा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी बिना सीएम चेहरे के इलेक्शन लड़ने वाली है इस बार। जी अमित, अगर राहुल गांधी आज की रैली में मुख्यमंत्री के चेहरे का खुलासा कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, तब तो मुझे लगता है एक बार फिर से कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी हो जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों के बयानों में देखा गया है कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री फेस किसे मानती है, किसे सामने ला रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि दरअसल ये पार्टी नहीं डिसाइड करेगी कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पंजाब की जनता डिसाइड करेगी कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो देखिए, ये अगर हम देखें कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल्स की बात की जा रही है। अगर हम कहें पार्टी अपने तरफ पे ग्राउंड सर्वे करते हैं, अगर हम कहें कि कुछ समय पहले अगर हम कहें राहुल गांधी के बहुत करीबी ने एक सर्वे किया था, उसमें सीधे तौर पे चंदी चन्नी सामने आए थे। पर क्या वो एक सर्वे कोल्ड सर्वे था कि एक सिर्फ लोगों का एक इनडायरेक्ट ओपिनियन लेने के लिए सर्वे किया गया था ट्विटर पे? तो देखिए ट्विटर पे अगर हम कहें कई ओपिनियन आते हैं और रोज ओपिनियन चेंज होते हैं, तो एक ओपिनियन आया था जिसमें बार बार अगर हम कहें कि सीधे तौर पे चंदी चन्नी सामने आ रहे थे, पर अब खुद राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 109 विधायक 109 कैंडिडेट्स कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है और 8 के करीब कैंडिडेट्स जो कि अभी पेंडिंग है। अगर वो 8 में कई लोग नाराज होने वाले, क्योंकि कल की सूची है बहुत सारे लोग, कोई 3 सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई। तो आप देख सकते हैं
कि कितना बड़ा झटका खुद सिटिंग विधायकों को भी लग सकता है। तो अभी भी 8 ऐसी टिकटें हैं जिसको लेकर बहुत बड़ा घमासान हो सकता है और बहुत सारे लोग नाराज होके जा सकते हैं। तो कई लोग जो 23 की लिस्ट में से भी ऐसे कई लोग हैं जो शायद वेट करें कि अगली जो 8 लोगों की लिस्ट आ रही है उसमें उनका नाम हो, और उन 8 सीटों या उन 8 टिकटों के लिए बहुत लोग उम्मीद करके बैठे हैं। अब ये देखना होगा किन किन की उम्मीद पार्टी उनको टिकट देती है, पर अगर नहीं देती है तो कई लोग नाराज होके जा सकते हैं। और इलेक्शंस, क्योंकि आप देखिए अब तो इलेक्शन में समय भी नहीं है, कह सकते हैं नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और उसमें उस दौरान पार्टी को झटके लगना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब ये देखना होगा कि पहले 8 कैंडिडेट्स के खिलाफ अगर हम कहें कि वो 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट में किन किन का नाम आता है, और दूसरा कि क्या आज राहुल गांधी सीएम फेस अनाउंस करके जाते हैं, क्योंकि अगर अनाउंस कर जाते हैं तो पार्टी के अगर हम कहें कि हाईकमान की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और पार्टी उसका सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। पर अगर हम कहेंगे दूसरा कैंडिडेट, तो देखिए नवजोत सिंह सिद्धू, चंद्रजीत चन्नी दोनों के बीच में हम कह सीधे तौर पर टक्कर नजर आ रही है, पर अगर किसी एक को चुना जाता है तो क्या दूसरा सपोर्ट देगा या दूसरी तरफ से हमें विरोध देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर इस टाइम विरोध देखने को मिलेगा तो पार्टी को ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी अमित, कोरोना के दौर में देखा गया है कि इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए वैक्सीन लगाई गई, पहले फर्स्ट डोज, फिर सेकेंड डोज और उसके बाद बूस्टर। तो अगर आज कांग्रेस की जिक्र करें राहुल गांधी के दौरे को लेकर के, तो राहुल गांधी ऐसी कौन सी बूस्टर डोज दे सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ताकि एक बार फिर से वहां पर सियासी इम्यूनिटी पावर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो बढ़ सके? देखिए, अगर हम बूस्टर डोज की बात करते हैं तो इस समय तो मेन बूस्टर डोज ये हो सकता है कि पार्टी अपना स्टैंड क्लियर रखे। अगर हम कहें कि इस टाइम सीएम चेहरा ना अनाउंस करके, देखिए दोनों कड़िया, अगर सीएम हम बूस्टर डोज में सीएम चेहरा अनाउंस करना भी ले सकते हैं और नहीं अनाउंस करना भी ले सकते हैं, दोनों का पहलू है। क्योंकि अगर अनाउंस करते हैं तो कोई ना कोई तो गुस्सा होगा, ये तय है, किसी ना किसी को नाराजगी रहने वाली है। पर अगर चेहरा अनाउंस कर दिया जाता है तो पार्टी को बूस्ट मिलेगा कि इस व्यक्ति को हम रिप्रेजेंट करें, ये हमारा सीएम चेहरा रहने वाला है और इनके पीछे हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में एक बूस्ट, मॉरल बूस्ट ये आएगा कि चंद्रजीत चन्नी हमारे मुख्यमंत्री है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे मुख्यमंत्री है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका मॉडल ये है। तो सिद्धू का एक तरफ पंजाब मॉडल है, चंद्रजीत चन्नी का अपना पंजाब मॉडल है और उनके अपने जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, उनको नोटिफिकेशन जो भी काम करवाए हैं उन सब सबूत दिए हैं। तो दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स है। अब ये देखना होगा कि इस प्रोज एंड कॉन्स में दोनों में से किसको पार्टी आगे रखती है, क्योंकि किसी ना किसी एक को तो आगे रखना पड़ेगा और अगर किसी एक को आगे रखा जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरा व्यक्ति नाराज होगा। अब ये देखना होगा राहुल गांधी खुद आ रहे हैं तो क्या किसको थापी मिलेगी, कि जिसको भी थापी मारते हैं तो उन्हें दूसरे को भी मना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में पार्टी के अंदर बगावत पार्टी के लिए इलेक्शंस को देखते हुए तो एटलीस्ट फायदेमंद नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज राहुल गांधी का दौरा भी है और ऐसे में तमाम सारे बातें और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कई घोषणाएं या ऐलान भी कर सकते हैं चुनाव को लेकर के। और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से अगर अकाली दल का जिक्र करें तो दरअसल अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे ताकि सिद्धू का अहंकार टूट सके। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस बयान से ये साफ हो गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और हरसिमरत कौर के भाई हैं। 15 जनवरी को ही कांग्रेस ने अपनी पहली 86 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया था और जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम था। नवजोत सिंह सिद्धू वर्तमान में अमृतसर पूर्व से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने अमृतसर पूर्व से जीवनजोत कौर को मैदान में उतारा है और शिरोमणि अकाली दल का अगर जिक्र करें तो उनके संरक्षक प्रकाश सिंह बादल पंजाब विधानसभा चुनाव में लंबी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि लंबी विधानसभा क्षेत्र में से कांग्रेस ने जगपाल सिंह अबुल खुराना को मैदान में उतारा है और पंजाब की लंबी विधानसभा अकाली दल के संरक्षक प्रशांत सिंह बादल का गढ़ मानी जाती है। 1997 से लगातार प्रकाश सिंह बादल यहां पर चुनाव जीत रहे हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 117 में से 112 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुका है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक 109 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर मैदान में उतर रही है।
तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ये बड़ा ऐलान किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के अहंकार को तोड़ने के लिए वो विक्रम सिंह मजीठिया को उनके सामने चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि महाराष्ट्र में मलाड पश्चिम में स्थित पार्क का नामकरण को लेकर के अब दरअसल विवाद शुरू हो गया है। मलाड पश्चिम में स्थित पार्क का नाम ठाकरे सरकार के मंत्री असलम शेख द्वारा हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान के नाम पर किया गया है, जिस पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीपू सुल्तान नाम से हो रहा हिंदुओं का अपमान। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा बीजेपी के कई नगर सेवकों ने टीपू सुल्तान पार्क के गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और कैबिनेट मंत्री असलम शेख के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी नगर सेवकों ने कहा कि नगर महापालिका में इस नाम से कोई सहमति नहीं बनी है। मंत्री पद का दुरुपयोग करके असलम शेख ने इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखा है। हमारे हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य भी किया गया है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह सीधे जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, जिस तरीके से लगातार अब इस पार्क को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, मलाड पश्चिम में स्थित जो पार्क है जिसका नाम टीपू सुल्तान रखे जाने की बात कही गई है, और ऐसे में पूरा विवाद क्या है दरअसल, आप दर्शकों को समझाइए। जी योगेश, बिल्कुल सही कहना है। मलाड का विधानसभा है, यहाँ कांग्रेस के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख के नेतृत्व में एक पार्क बनाया गया, जिस पार्क का नाम जो है टीपू सुल्तान मैदान रखा गया, जिसे लेकर के हिंदू विरोधी कह सकते हैं कि जो आवाज थी वो कहीं न कहीं उठ रही थी, और यही वजह था कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सहित बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो जमकर जो है कि गेट के बाहर नारेबाजी किए। उनकी मांग थी कि आप इस नाम को बदल दीजिए, चाहिए तो आप वीर अब्दुल हमीद रख दीजिए, चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर रखिए, लेकिन जो हिंदुओं का दुश्मन था, जो हिंदू विरोधी था, आप उसका नाम इस मैदान का इस मामले में कोई गंभीरता नहीं लिए और कल 5:30 बजे जो है टीपू सुल्तान मैदान का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। हजारों की संख्या में पुलिस व्यवस्था तैनात की गई थी। कम से कम 15 से 20 जो नगर सेवक थे और सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अभी भी टीपू सुल्तान मैदान के नाम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। महानगर पालिका की तरफ से अभी तक ये साफ कर दिया गया है कि इस मैदान के नामकरण को लेकर कोई प्रस्ताव महानगर पालिका में नहीं लाया गया था। अगर ऐसा नहीं था तो किस बेस पर कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने इस मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखा? ऐसे तमाम विवाद भी अब शुरू हो चुके हैं। जी योगेश। मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है उनकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से भी, कि जिस तरीके से जब बीजेपी की सरकार थी तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर अन्य स्थलों का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा है और उन स्थलों का अनावरण भी किया है, वहां का भी उद्घाटन किया गया है। ऐसे में अब अगर भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन जो आवाज़ उठा रहे हैं वो उस दौरान आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अब तक बयान, इस मुद्दे पर कोई सफाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन उत्तर मुंबई, जिस मलाड विधानसभा का जो संसदीय क्षेत्र है, वहां के बीजेपी सांसद गोपाल सेठी खुद इस आंदोलन में शामिल थे और उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी जब भी महानगर पालिका में थी, जो भी प्रस्ताव आए थे उस पर निर्णय लिया गया था और उस पर विचार किया गया था, लेकिन टीपू सुल्तान मैदान का नाम और इस गार्डन, इस पार्क को लेकर महानगर
पालिका को कोई जानकारी न देना ये तानाशाही है, ये अपनी मर्जी से किया हुआ है। अब ऐसे में इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे। अब ऐसे में उद्घाटन हो चुका है, लगातार पुलिस के जो बंदोबस्त हैं वो पार्क के आसपास लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो इस मैदान को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब ऐसे में जो कांग्रेस के नेता है या कह सकते हैं कि खुद मंत्री असलम शेख ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे चौराहे, चौक और रास्तों के नाम टीपू सुल्तान से रखे गए हैं, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सवाल उठ रहा है बेगम परमिशन सारी चीजें हुई है जिसे लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। जी योगेश। मुरारी सिंह, जिस तरीके से कहा गया कि दरअसल इसका कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया और एक ये जो नाम रख दिया गया है अपने निर्णय के अनुसार मंत्री जी ने नाम रख दिया है, ऐसे में अगर कहा जाए कि मंत्री असलम शेख की तरफ से या फिर सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से, सरकार के किसी प्रवक्ता की तरफ से कोई बयान इस पर आया कि आखिर किस वजह से नाम रखा गया, किस तरीके से, क्या प्रोसेस था इसका नाम रखने का, कोई सफाई आई अभी तक? देखिए, कल इस मामले में जब युवा नेता और पालक मंत्री आदित्य ठाकरे से लोगों ने बात किया, क्योंकि महानगर पालिका में शिवसेना सत्ता में बैठी है, शिवसेना की मेयर किशोरी पेंडेकर हैं, इसलिए सवाल तो शिवसेना से ही पूछना है। शिवसेना का साफ तौर पर कहना है और खास करके आदित्य ठाकरे ने कहा कि टीपू सुल्तान मैदान की कोई जानकारी, कोई प्रस्ताव महानगर पालिका के पास नहीं आया है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, इतने विवादित नाम को लेकर मैदान का उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन उनके ही सरकार में मंत्री या नेताओं को इस बात की भनक नहीं है। अब ऐसे में शिवसेना भी टीपू सुल्तान के इस नाम को लेकर के विरोध जता रही है, भले ही वो आंदोलन में शामिल न हुई हो, लेकिन आदित्य ठाकरे या शिवसेना के नेताओं के बयान पर अगर नजर डालें तो उनका साफ कहना है कि टीपू सुल्तान नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं और हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है जिसे हमने पास किया है। अब ऐसे में असलम शेख की यहाँ मुश्किलें बढ़ रही हैं कि आखिर उन्होंने किस बेस पर इस मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए थे मुरारी सिंह। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के नाम को लेकर के अब लगातार विवाद जारी है और भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के लोग लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो दरअसल आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि महाराष्ट्र में मलाड पश्चिम में स्थित पार्क का नाम ठाकरे सरकार के मंत्री असलम शेख द्वारा हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान के नाम पर किया गया है और जिस पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीपू सुल्तान नाम से हो रहा हिंदुओं का अपमान। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा बीजेपी के कई नगर सेवकों ने टीपू सुल्तान पार्क गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और कैबिनेट मंत्री असलम शेख के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी नगर सेवकों ने कहा कि महानगर पालिका में इस नाम से कोई सहमति नहीं बनी है और मंत्री पद का दुरुपयोग करके असलम शेख ने इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखा है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।